नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए आपके लिए पर्यावरण विषय को, जो कि आपके लिए एमपीपीएससी मेंस और पटवारी, एसएससी, एमपीपीएससी व्यापम, इन सभी के साथ साथ मेनली जो अभी का टॉपिक हमने आपके लिए तैयार किया वो है संविदा ग्रेड 3 के बच्चों के लिए, जिसमें 7th चैप्टर इन्वायरमेंट में आपको ये टॉपिक मिलेगा कि प्लास्टिक प्रदूषण, उसका संगठन, उसका उपयोग, उसका अपघटन, सब कुछ। ठीक है, तो उन्हीं को हमने तैयार करने के लिए आपके लिए आज ये लेक्चर रखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या है पॉलिथीन और क्या है प्लास्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर प्लास्टिक ही क्यों, मतलब जब हमारे पास धातुएं हैं, जब हमारे पास विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, तो प्लास्टिक ही क्यों इतनी उपयोगी है हमें। ये सबसे ज़्यादा हल्की है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। इसी वजह से ये फेवरेट है हमारे घरेलू उत्पादों की और पैकेजिंग औद्योगिक मटेरियल की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इतनी ज़्यादा गुणवत्ता के कारण ही प्लास्टिक का इतना ज़्यादा उपयोग होता है, और अभी तक वैज्ञानिक इसका कोई दूसरा पर्याय नहीं ढूंढ पाए हैं। ठीक है, तो जब ये इतनी उपयोगी है तो आखिर हमारे लिए खतरनाक क्यों साबित हो रही है। तो खतरनाक साबित होने का सबसे मेन रीजन है इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल होना, या फिर जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होना। एक ऐसा पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल से मीनिंग है, नॉन बायोडिग्रेडेबल से मीनिंग है कि ऐसा पदार्थ जो जैविक क्रियाओं द्वारा, जीवाणु, विषाणु द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है, और इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आखिर कैसे प्लास्टिक का यूज एक वैश्विक समस्या का रूप ले चुका, क्यों प्लास्टिक इतनी खतरनाक है। तो हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले जब लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ तो स्पेन के तट पर एक वेल की डेड बॉडी मिली, हमें एक मृत वेल मिली। तो जब उसका पीएम किया गया तो पाया गया कि उसमें 64 पौंड प्लास्टिक मिला उसके पेट में, और उसकी मृत्यु का कारण भी वही प्लास्टिक है। तो आप समझ रहे, मनुष्य, जीव जंतु रहते कहाँ पर है? स्थल पर, और जल में स्थित किसी जीव की इस प्रकार की मृत्यु, जो किसी जीव ने, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जीव, जलीय जीव। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि तब लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि नहीं, मानव पर्यावरण को क्या क्षति पहुंचा रहा है, और तब इसके कारण वैश्विक स्तर पर चर्चा शुरू हुई। तो वैश्विक स्तर पर चर्चा शुरू होने के साथ ही हमने देखा कि क्यों। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमने दिया कि जीवों द्वारा खाने से जैव आवर्धन, चाहे जलीय जीव उसको खा ले, हल्के होने के कारण वो तैरते रहते हैं, सूक्ष्म छोटी छोटी मछलियों, जेलीफिश जैसे दिखते हैं, सील, वेल, कछुए उसको खा लेते हैं, और उसके अंदर क्या हो जाता है, वो चीज बायो एक्यूमुलेट हो जाती है, जैव आवर्धन हो जाता है। ठीक है, उस दूसरा पॉइंट देखिए, जीवों में उपापचय न होने से उनके जैविक तंत्र पर उसका क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, प्लास्टिक खाने या प्लास्टिक बचाने के लिए जैविक शरीर बना नहीं है, और इसी वजह से वो क्या होता है, जैव आवर्धन के रूप में हमारे अंदर पड़ा रहता है, उसके सांद्रण में धीरे धीरे वृद्धि होती है, और उससे निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ है वो हमारे पाचन तंत्र, हमारे जनन तंत्र, हमारे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हर प्रकार के तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मैं केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गाय, भैंस, बकरी, वेल, सील, कछुए, सभी प्रकार के जीव जंतुओं की। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एमपीपीएससी मेंस के बच्चे हैं या जो थोड़ा टॉप क्लास, हाई क्लास पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक डीप पॉइंट जो आपका निबंध के तौर पर भी आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, वो है देशज पारितंत्र में विदेशज प्रजातियों का आना, माइग्रेशन। होता क्या है कि समुद्र में स्थित ये प्लास्टिक तैरते रहते और एक गैरेज का निर्माण कर लेते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, एक बेल्ट बन जाता है प्लास्टिक का बहता हुआ सा, और उस प्लास्टिक के पूरे बहते हुए बेल्ट में नवीन प्रजातियां क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या जलीय पादप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लहरों के द्वारा पहुंच जाते हैं, और ये सभी लोग जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कभी भी विदेशी प्रजातियों को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये भी एक बड़ा नुकसान या एक बड़ा कारण है जिसके कारण हमने इसको एक वैश्विक समस्या माना। फिर आप देखते हैं कि उपयुक्त निस्तारण व्यवस्था का अभाव क्यों वैश्विक समस्या बन रहा है। किसी भी देश के पास, न केवल भारत के पास, अपितु अधिकांश देश जो इस वेस्टेज को बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे। पूरे विश्व में प्रतिदिन 500 मिलियन पॉलिथीन बैग का यूज होता है। आप सोच के देखिए, ये इतनी पॉलिथीन बैग हैं कि 4 बार पृथ्वी को लपेट सकती हैं।
मतलब हम लोग प्रतिदिन 4 बार पृथ्वी को कवर कर रहे हैं, सोचिए देखिए। और इतना प्लास्टिक यूज करने के बाद इसीलिए हमेशा रोग की बात की जाती है, ठीक है। तो ये है, इसका कोई भी उपयुक्त निस्तारण हमारे पास है नहीं, और जो भी निस्तारण मैंने आगे बताया भी है वो उन सारे निस्तारण से भी हमें हानिकारक उसके परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले निस्तारण की बात करें तो सबसे प्राइमरी तौर पर किया जाता था ज्वाला दहन। ज्वाला दहन में इसको जलाने के पश्चात क्या होता था, हानिकारक गैसें वातावरण में चली जाती थी। दूसरा, बहुत सारे जो औद्योगिक इस प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट रहते हैं उन्हें भूमिगत कर दिया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढे में सारे प्लास्टिक को डंप किया जाता है और पैक कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे रसायन बाहर निकलते हैं और वो सारी पूरी की पूरी भूमि को तो प्रभावित करते करते हैं, साथ ही साथ भूमिगत जल को भी प्रभावित कर देते हैं। और ये बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सूर्य प्रकाश की कमी के कारण भूमिगत प्लास्टिक बहुत धीरे 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 क्या होती है, अपघटित होती है। नेक्स्ट हम देखें सूर्य प्रकाश द्वारा अपघटन, जो आप ऐसे ही कचरे के तौर पे फेंक देते हैं, वो उन पर सूर्य प्रकाश तीव्र गति से पड़ता है, धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होती है, माइक्रो प्लास्टिक से फिर वो अपघटित होती है। तो इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है। और लास्ट पॉइंट जो अभी भारत सरकार यूज कर रही है, आपको इसी पे ध्यान रखना है। पहले RRR फॉर्मूला था, अब 5R फॉर्मूला हमारे पास है। सबसे पहले हमको रिड्यूस करना है, कैसे भी करके हमको प्लास्टिक के उपयोग में क्या लानी है, कमी। इस सबसे बड़ी प्राथमिकता, और यहाँ पर मानव जीव की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी बड़ी समस्या है, दूसरा जो हमें करना है वो है रीयूज। हम जितना ज्यादा रीयूज कर सकते हैं उन्हें रीयूज करना चाहिए, या रीयूज करने के लायक बनाने वाले संस्थान संयंत्र हमें स्थापित करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसाइकिल। मैंने अभी बोला कि उनको जितनी भी वेस्ट हमारे पास आया उसको रिसाइकिल करिए, कुछ नई नई चीजें बनाइए। फिर हम देखते हैं रिकवरी। अब हमें रिकवरी पे भी ध्यान रखना है और रीडिजाइन पे भी ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमने प्लास्टिक मार्केट में पहुंचाया वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिकवर हो, और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिज़ाइन करके कुछ ऐसी उपयोगी वस्तुएं बनाएं जो कि दोबारा उपयोग में लाई जा सके, ठीक है। तो ये 5R फॉर्मूला पे अभी भारत काम कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है। प्लास्टिक की सारी गुणों, अवगुणों और निस्तारण की विधियों को समझने के पश्चात हम बात करते हैं कि आखिर उसके क्या हानिकारक प्रभाव जैव जगत पर पड़ रहे हैं या पर्यावरण पर पड़ रहे हैं, जिससे वो हमारे लिए इतनी नुकसानदायक है। तो हमने इसको 3-4 कैटेगरीज में बांटने की कोशिश की है। आप देखते हैं कि सबसे पहले भूमि पर कैसे प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया कि निस्तारण की एक विधि है जिसमें हम भूमिगत कर देते हैं, और भूमिगत करने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे वो मृदा की रासायनिक और भौतिक दोनों संरचनाओं पर प्रभाव डालता है। रासायनिक पदार्थ उसके निकलते जाते हैं, तो भौगोलिक संरचना के कारण वो मिट्टी में नमी कमी होती जाती है और मृदा मरुस्थलीय होती जाती है। हमने आगे भी देखा कि मरुभूमि के रूप में परिवर्तित होती जाती है। उर्वरता में कमी आती है। एज यूजुअल सभी को पता है कि उर्वरता में तो कमी आएगी ही आएगी। पूरे रासायनिक पदार्थ वहाँ पर जितने भी स्थान पर, न केवल उस स्थान पर बल्कि उसके आसपास के स्थान में भी रासायनिक पदार्थों के रिसाव से क्या होता है, कमी आती जाती है उर्वरता में। दूसरा हम देखते हैं वायु द्वारा। वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम दहन करते हैं, जहरीली गैसें जो है वातावरण में पहुँचती हैं, वो हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे त्वचा को नुकसान पहुँचाती हैं, सभी की सभी। और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा मात्रा में हानिकारक पदार्थ वहाँ पहुँचेगा, अम्लीय वर्षा की समस्या, ग्रीन हाउस की समस्या, ये अन्य समस्याएं भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी पर निर्भर करने लग जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आखिर पानी की। सबसे ज़्यादा मनुष्य के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जल। जल प्रदूषण मतलब सब प्रदूषण। तो आप देखेंगे कि भूमिगत जल में जैसे ही हमने डिगिंग करके उसको अपघटित करने का प्रयास किया, तो उसके रसायन जो है रिसाव करके कहाँ पहुँच गए, वो मृदा की निचली सतह पर पहुँच गए, और वहीं से मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हुई। क्योंकि भूमिगत पेयजल अगर दूषित होगा तो धीरे धीरे अन्य बीमारियां भी उत्पन्न होती चली जाएंगी, ठीक है। नगरीय अपशिष्ट के रूप में प्रदूषण, आप देखते हैं कि हम जितना भी ज़्यादा मानव उपयोग कर करके अपने कचरों के रूप में फेंक देते हैं, उससे नालियाँ ब्लॉक हो जाती है, बाढ़ आने की समस्या बन जाती है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है, तालाब प्रदूषित हो रहा है, सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। तो नगरीय अपशिष्ट के रूप में भी वो एक भयावह रूप ले लेती है। समुद्री जल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं कि समुद्री जल और समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव। वर्तमान समय में देखा गया था, हम सोच रहे थे कि समुद्र हर एक चीज से या हर एक प्रदूषण को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, लेकिन नित्य इतना ज़्यादा परिवहन समुद्रों में हो रहा है कि इतना ज़्यादा प्लास्टिक की मात्रा बाढ़ के माध्यम से, नदियों के द्वारा, अन्य साधन से मनुष्य द्वारा पहुँचाई जा रही है। और ऐसे कारण से बहुत लंबे लंबे वहाँ पर प्लास्टिक के गेयर बॉक्स बनते जा रहे हैं, जहाँ पर पूरा प्लास्टिक डंप रहता है, और वो तब पूरा बेल्ट सूर्य प्रकाश को भी जाने से रोक रहा है, हर एक चीज़ को प्रभावित कर रहा है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
नुकसान पहुंचता स्पीशीज पे भी दिया है, कछुए, सील, व्हेल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव स्वास्थ्य। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मानव ही इस चीज़ के लिए उत्तरदायी है और उसका प्रभाव नकारात्मक रूप से मानव पर ही पड़ रहा है। तो कैंसर, जन्मजात विकृति, आनुवंशिक बीमारियां, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र पर प्रभाव, जैविक आवर्धन में वृद्धि, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो मानव जीवन को बहुत देरी से समझ में आएंगे और हमें जल्दी से जल्दी प्लास्टिक का कोई बहुत बेहतरीन उपाय सोचना पड़ेगा। इसी वजह से हम बात करते हैं अब उपायों की। आखिर क्या ऐसा हुआ कि वैश्विक स्तर पर सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, हर विश्व के देश अपने अपने दर पर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से हम मोदी जी का मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि मोदी जी को भी चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार मिला था और यूएन द्वारा ये पुरस्कार दिया ही उनके पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत विशेष योगदान के लिए था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाना। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाया 2016 में, 2018 में उसे संशोधित भी किया गया, जिसके द्वारा भारत में पूरी तरह से धीरे धीरे सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगानी है। उसमें मध्य प्रदेश ने भी रोक लगा चुके हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, सभी ने, और अधिकांशतः टूरिस्ट स्पॉट पे तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूर्णतः बैन लग गया है और मानव को इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें आप देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये यहाँ शब्द ध्यान रखना, 50 माइक्रोन से कम की अगर पॉलीथीन पाई जाती है तो वो बिल्कुल भी पर्यावरण के लिए लाभकारी नहीं है। तो ये आज आपके सामने हमने एक चैप्टर फिनिश किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ऑब्जेक्टिव लगाइए, जो भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।